क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका अगला चैप्टर है इक्विलिब्रियम। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा हम थर्मोडायनेमिक्स की मदद से ये जान सकते हैं। फिर एक चैप्टर आता है 12th में जो होता है केमिकल काइनेटिक्स, जो ये बताता है कि वो केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है, कितना तेज या कितना स्लो वो केमिकल रिएक्शन होता है। और अगला जो आपका ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर की मदद से हमको ये पता चलता है कि एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कितना दूर तक जाएगा, मतलब कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वो रिएक्शन रुक जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन लिख दिया A+B एरो C+D, इसका मतलब दिख रहा है कि A और B रिएक्ट करेगा तो C और D बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि A और D आपका A और B आपका पूरी तरह से रिएक्ट करके C और D पूरा बना ले। कई बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब उनके रिएक्टेंट्स रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो वो रिएक्शन पार्टिकुलर रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है और रिएक्शन बीच में ही रुक जाता है। बीच में रुकने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मतलब कि जितने रिएक्टेंट होते हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बीच में ही केमिकल रिएक्शन रुक जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ क्या कौन कौन से टर्म हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में, इस इक्विलिब्रियम के चैप्टर में समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक वर्ड आता है डायनेमिक। हम कहते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अगर कोई रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस, कोई केमिकल प्रोसेस हो, कोई फिजिकल प्रोसेस हो, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में चला गया है, अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन रुक गया है। मतलब उस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ना तो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ना ही उसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ना उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा ना उसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। या फिर कोई अगर फिजिकल प्रोसेस है तो उस फिजिकल प्रोसेस के भी केस में अगर वो फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो ना तो उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो शुरुआत में आपने जो चीजें ली थी उसका भी कंसंट्रेशन रुक जाएगा और जो बन रहा है उसका भी कंसंट्रेशन रुक जाएगा। जैसे अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में हम पानी रख देते हैं तो शुरुआत में इवापोरेशन होता है। ठीक है, शुरुआत में इवेपोरेशन होता है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर बढ़ता है। धीरे धीरे वो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है और वाटर का भी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। दोनों का कंसंट्रेशन बदलना रुक जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वाटर वेपर और वाटर किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि वाटर वेपर और वाटर किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। अब देखिए, अब यहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। जब कोई एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जब कोई एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता जाता है, फिर चलिए एक एग्जांपल से हम इस डायनेमिक वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर में हमने पानी ले लिया। ठीक है, उस कंटेनर में हमने पानी ले लिया। अब देखिए,
अभी यहाँ पे एयर है लेकिन वाटर वेपर नहीं है, ठीक है, वाटर वेपर नहीं है। अब ये वाटर क्या होगा, इसमें से इवापोरेट होना शुरू होगा। अब धीरे धीरे इवापोरेट होगा वाटर, और वाटर वेपर की संख्या या वाटर वेपर का कंसंट्रेशन या वाटर वेपर का अमाउंट इस रीजन में, इस कंटेनर में बढ़ने लगेगा, ठीक है। वाटर वेपर का कंसंट्रेशन इस कंटेनर में आपका बढ़ने लगेगा। लेकिन साथ साथ एक और चीज होगा, देखिए, जब वाटर वेपर इवापोरेट होगा तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कहता है कि ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर वेपर के पार्टिकल्स आपके लगातार रैंडम मोशन में रहेंगे। लगातार रैंडम मोशन में होने की वजह से, लगातार रैंडम मोशन में होने की वजह से, ठीक है, लगातार रैंडम मोशन में होने की वजह से ये पार्टिकल्स आके आपके वाटर के सरफेस पर भी टकराएंगे। जब वाटर के सरफेस पे ये टकराएंगे, ठीक है, जब वाटर के सरफेस पे टकराएंगे तो वापस ये वाटर में एंटर कर जाएंगे, यानी कि इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में जब वाटर वेपर नहीं था तो सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा था और उसको हम कह रहे थे कि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। धीरे धीरे जब वाटर वेपर का अमाउंट इसमें बढ़ने लगता है, इस कंटेनर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ने लगता है तो कंडेंसेशन भी बढ़ने लगता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलिजन, ठीक है, कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब वाटर के सरफेस से इन पार्टिकल्स, इस वाटर पार्टिकल्स का कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी होता है बढ़ने लगता है, यानी कि कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ने लगता है। अब इवेपोरेशन का रेट तो फिक्स रहता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन कंडेंसेशन का रेट बढ़ने लगता है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इस कंटेनर में बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे कंडेंसेशन का रेट इवापोरेशन के रेट के बराबर हो जाता है। जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर हो जाता है, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर आपका हो जाता है, तो होता यह है कि अगर 100 पार्टिकल्स एक सेकेंड में 100 पार्टिकल्स, मान लेते हैं कि एक सेकेंड में 100 पार्टिकल्स इवापोरेट होके इस कंटेनर में जाते हैं, तो उसी एक सेकेंड में 100 पार्टिकल्स कंडेंस होके वापस इस वाटर में भी चले जाते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी चले जाते हैं। अगर लिक्विड फेज से 100 पार्टिकल्स इवापोरेट होके वेपर फेज में जा रहे हैं तो वेपर फेज से 100 पार्टिकल्स कंडेंस होके लिक्विड फेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर भी नहीं बढ़ता है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर बढ़ता है या घटता है, ना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ता या लिक्विड वाटर का भी कंसंट्रेशन बढ़ता या घटता नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वाटर वेपर और वाटर किसमें है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कंडेंसेशन और इवापोरेशन रुक गया है, दोनों ही प्रोसेस अभी भी चल रहा है, दोनों ही प्रोसेस अभी भी लगातार प्रोसेस में है, ठीक है। इस वजह से हम जो ये इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को कहेंगे, ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसीलिए हम इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक, देखिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाए, फिक्स हो जाएगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। और इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का रीजन ये है क्योंकि इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन रुका हुआ नहीं है, वो लगातार चल रहा है, बस दोनों का जो रेट है वो रेट बराबर हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है आपका, ना कंसंट्रेशन वाटर वेपर का बढ़ गया घट रहा है, ना कंसंट्रेशन वाटर का बढ़िया घट रहा है, इसलिए हम इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर एक बुक टेबल पे रखा हुआ है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो एकदम वहीं पे स्थिर बना हुआ है, किसी तरह का कोई प्रोसेस उसमें हो नहीं रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं हो रहा है, इसके पोजीशन में, मतलब इसके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन
जो प्रोसेस है इवापोरेशन और कंडेंसेशन का वो लगातार चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम आपको दो टाइप का पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है सबसे पहले। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें, फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसमें तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फिर से लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, फिर आपको पढ़ना है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देखते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो देखिए, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने वाटर लिया है। उस वाटर में हम क्या करते हैं कि शुगर डाल देते हैं। शुगर जब हम डालेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन होता है। शुगर का क्या होता है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन क्या किसको कहते हैं? कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के एक लिक्विड में जब बिखरता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। जब हम शुगर के क्यूब्स को हम वाटर में डालेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे? टूट के इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, उनमें जाने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर हो रहा है। ठीक है, फिर एक ऐसा समय आता है जब से, अब देखिए धीरे धीरे इसमें शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। शुगर का कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स, वो भी लगातार अंदर रैंडम मोशन में होते हैं। वाटर के जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन में लगातार वो रैंडम मोशन में होते हैं। लगातार रैंडम मोशन में होने की वजह से वो बार बार आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वो वापस से सॉलिड बन के उस सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। जब टकराते हैं और एक साथ चिपकते हैं तो जब साइज उनका बड़ा हो जाता है तो वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस घटना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए धीरे धीरे शुगर का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो अब जब डिसॉल्व होने के लिए जगह नहीं होगा तो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। डिसोल्यूशन कम होने लगेगा और आपका क्रिस्टलाइजेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ शुगर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बढ़ने लगेगा तो क्रिस्टलाइजेशन भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी, जब भी पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी क्रिस्टलाइजेशन बढ़ने लगेगा और डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर शुगर के 100 पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसी कंडीशन में शुगर के 100 पार्टिकल्स टकरा के वापस होके क्रिस्टलाइज होके बाहर भी आ रहे हैं। यानी सॉल्यूशन में अब शुगर का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। ठीक है, ना वो अब अधिक होता है और ना ही कम होता है। यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, और ये सिस्टम किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस का रेट जो होता है वो बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें भी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कभी कम नहीं होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन और प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है,
वो हमेशा बना रहता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हमेशा होता रहता है, लेकिन जितने पार्टिकल्स टूट के डिसॉल्व होते हैं उतने ही पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज होके बाहर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो फिक्स रहता है। फाइनल कंसंट्रेशन फिक्स होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन फिक्स रहने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, और वो क्योंकि लगातार डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है इसलिए वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और क्योंकि इस प्रोसेस में आपका एक सॉलिड एक लिक्विड, एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, और इसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये था एग्जांपल आपके सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है, जो आप अभी मैंने आपको बताया। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल, सॉलिड गैस लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, वाटर और वाटर वेपर वाला, है ना, वाटर और वाटर वेपर वाला, कि इस लिक्विड वाटर को अंदर कंटेनर में रख देंगे। कंटेनर में रखने के बाद हम क्या करेंगे कि आपका इसको बंद कर देंगे ऊपर से। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि खासकर वो इक्विलिब्रियम जिस इक्विलिब्रियम में गैस इन्वॉल्व हो, जब भी कोई प्रोसेस है, चाहे वो केमिकल प्रोसेस है चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, अगर उसमें इक्विलिब्रियम आता है और उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे गैसेस इन्वॉल्व्ड हैं, तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को एक क्लोज्ड कंटेनर में कराना पड़ेगा। अगर आपने ओपन कंटेनर में उसको कराया तो वो कभी भी आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर किसी इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में गैसेस इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कंटेनर क्लोज्ड नहीं होगा तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिक्विड और गैस का हम इक्विलिब्रियम अगर पढ़ें तो अभी आपने वाटर और वाटर वेपर का देखा कि अगर हम एक कंडीशन में हम कंटेनर में वाटर ले लेते हैं तो वो धीरे धीरे इवापोरेशन उसका शुरू हो जाता है। इवापोरेशन जब होता है तो धीरे धीरे वाटर वेपर का अमाउंट इस रीजन में बढ़ने लगता है। जब इस रीजन में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ने लगता है तो अब क्या होता है कि वो पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं, लगातार घूमने की वजह से वो आके वापस से वाटर सरफेस से भी टकराते हैं। जब वाटर सरफेस से टकराते हैं तो वापस से वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके वो लिक्विड बन जाते हैं। जब कंडेंस होके लिक्विड बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अब शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इवापोरेशन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन इस रीजन में बढ़ने लगता है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी बढ़ने लगता है। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इवापोरेशन के बराबर हो जाता है तो अब ना तो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ता है ना घटता है, ना इसमें वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है या घटता है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वो सिस्टम लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपका है सॉलिड और वेपर का। अगर हम इक्विलिब्रियम देखें, सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए तो हाँ, सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम, सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक कैम्फर है, एक क्लोज्ड कंटेनर में आप कैम्फर ले लीजिए। कैम्फर को आप जानते ही हैं कि वो एक सब्लिमेट होता है, मतलब कि अगर हम उसको हीट देंगे या उसको एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब डायरेक्ट ये गैस में चेंज होगा तो अब यहाँ पे ये गैस स्टोर होने लगेगा। जब ये गैस स्टोर होने लगेगा तो अब ये हमेशा ये गैसेस पार्टिकल्स रुके नहीं होंगे, ठीक है। ये गैसेस पार्टिकल्स रुके नहीं होंगे, ये भी लगातार रैंडम मोशन में होंगे। जब लगातार रैंडम मोशन में होंगे तो ये गैसियस पार्टिकल्स आके यहाँ पे सॉलिड से टकराएंगे। जब सॉलिड से टकराएंगे तो वो वापस से क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, है ना। तो उनका सॉलिडिफिकेशन और वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस होने लगेगा।
जब दोनों प्रोसेस का रेट बराबर हो जाएगा तो कंसंट्रेशन आपका न गैस का बढ़ेगा, न ही सॉलिड का न कंसंट्रेशन गैस का बढ़ेगा या घटेगा, न कंसंट्रेशन सॉलिड का बढ़ेगा या घटेगा। तो हम कहेंगे कि वो आ गया है आपके किसमें, इक्विलिब्रियम में। हम कहेंगे कि ये सिस्टम किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम में भी आपका प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस और इवेपोरेशन का प्रोसेस बदला नहीं है, मतलब बंद नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। बस ये है कि दोनों का रेट क्या हो गया है, बराबर हो गया है। दोनों का रेट बराबर होने की वजह से दोनों का कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा, ना तो सॉलिड के कंसंट्रेशन में ना ही गैस के कंसंट्रेशन में। दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन दोनों ही प्रोसेस लगातार चलते रहेंगे, वो वेपराइज भी होते रहेंगे। मतलब जितने पार्टिकल्स, मान लेते हैं कि 1000 पार्टिकल्स 1 सेकेंड में वेपराइज होकर वेपर में बदलते हैं, तो उतने ही पार्टिकल्स, 1000 पार्टिकल्स वापस से सॉलिडिफाई होकर सॉलिड फेज में वापस से आ जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। और हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है वो किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये होता है आपका सॉलिड गैस का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। आप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे का जो है वो अब हम लोग अगले वीडियो में, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के आज के लिए इतना।